जय हिंद दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आपके इम्पोर्टेंट एमसीक्यू फॉर्मेट में क्वेश्चन होने वाले हैं, तो आज की ये क्लास आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट साबित हो। और चलते हैं अपने अब क्लास में। आज मात्र आपके 50 क्वेश्चन है और 30 मिनट टारगेट है, ठीक है ना। आपका क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। और अगर सही, देखो आज ऐसे करना है जैसे कि आज आपका टेस्ट पेपर है, ठीक है ना। अगर आपका सही होता है तो प्लस, गलत होता है तो माइनस, और क्या स्कोर होता है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। तो चलते हैं, एक बार प्रभु का नाम लेंगे अपना अपना और देखते हैं कि आज हमारा पहला जो प्रश्न है उसका आंसर क्या होगा। देखो यहाँ पे प्रश्न है कि भारत का पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ बनाया जाएगा। भारत का पहला वन विश्वविद्यालय जो है वो कहाँ बनाया जाएगा। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे जो आपका राइट आंसर है वो हो जाएगा तेलंगाना। क्या हो जाएगा? तेलंगाना। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा। और मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि ये भारत का पहला है और विश्व का तीसरा है, ठीक है ना। भारत का पहला है और विश्व का ये तीसरा है, तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया गया है, रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है। रक्त का ना जमना किस विटामिन की कमी से होता है। आपने देखा जब कट जाते हो ये ऐसे ब्लड निकल रहा होता है, उस पर वाइट सेल्स आते हैं और उसे जमा देते हैं। तो ये पता है कौन सा विटामिन होता है? विटामिन के होता है। ये आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। ऑप्शन डी जो यहाँ पे दे रखा है विटामिन के, आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। और यह यकृत को प्रोटीन बनाने में मदद करता है, ये भी आप ध्यान रखना, जो रक्त को जमाने में मदद करता है, ठीक है ना। तो ऐसे भी आप याद रखेंगे। और देखो विटामिन बी जो है इससे बेरी रोग होता है ना, इसकी कमी से बेरी। सी से स्कर्वी रोग होता है। और देखो यहाँ पे ई भी दे रखा है, ई याद रखना, इसे व्यूटी विटामिन भी बोलते हैं, इसे व्यूटी विटामिन भी बोलते हैं। और दूसरा याद रखना बांझपन जो है वो भी इसी विटामिन की कमी के कारण होता है, ठीक है ना, विटामिन ई की कमी के कारण। और यहाँ पे सही जवाब जो है विटामिन के हो जाएगा। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे, है ना। और यहाँ पे दिया है, निम्नलिखित में से फुटबॉल से संबंधित कप नहीं है। इनमें से फुटबॉल से संबंधित कप कौन सा आपका नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे देखो आपका जो मैंने आपको शायद कल भी बताया था फुटबॉल से संबंधित और भी खेलों से संबंधित, तो यहाँ पे देवधर ट्रॉफी जो है ये आपकी फुटबॉल से संबंधित नहीं है। ये किससे संबंधित है? तो ये भैया आपकी क्रिकेट से संबंधित है ना, क्रिकेट से संबंधित है। तो आप याद रखेंगे रोबर्ट्स कप और सुब्रतो कप और संतोष ट्रॉफी, ठीक है ना। और आपका वो होता है एक कलिंग कप, है ना, कलिंग कप। तो ये आपके किससे संबंधित हैं? तो ये आपके हो जाएंगे फुटबॉल से संबंधित। और यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो आपका देवधर ट्रॉफी हो जाएगा, जो कि क्रिकेट से संबंधित होती है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखिए यहाँ पे दिया है, विश्व व्यापार संगठन WTO की स्थापना कब हुई थी। विश्व व्यापार संगठन WTO की जो स्थापना है वो कब हुई थी। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो होना चाहिए 1 जनवरी 1995। 1 जनवरी 1995 ऑप्शन ए यहाँ पे आपने अगर लगाया है तो आपका सही हो गया है। और इसका जो मुख्यालय है ना वो भी याद रखना, जिनेवा में है। कहाँ पर है? जिनेवा में है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, जिनेवा स्विट्जरलैंड, ठीक है ना दोस्त। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले। और देखो यहाँ पे एक ये भी तो दे रखा है, 24 अक्टूबर 1945। इसमें पता किसकी स्थापना हुई थी? इसमें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, है ना। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी, ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था। 18वां G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन स्थल क्या था। तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपका क्या सही जवाब होगा, फटाफट कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्त, क्योंकि ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत हो जाएगा। और ये कब हुआ था तो वो भी याद रखना, 2023 में हुआ था। इसलिए ये आपके लिए देखो इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है ना। नई दिल्ली में हुआ था, भारत मंडपम था ना, उसमें हुआ था। तो ये भी याद रखना सितंबर में हुआ था, है ना, सितंबर में 9-10 सितंबर को लगभग हुआ था। और देखो ब्राज़ील में याद रखना 19वां है, ठीक है ना। 19वां कहाँ होगा? तो याद रखना ब्राज़ील में 2024, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या है? देखो यहाँ पे आप, जब मैंने आपको बोला है कि 90% सही हो जाता है जवाब जब ए और बी दोनों लिखा हो, है ना। तो यहाँ पे मैग्नीशियम और लोहा, ए और बी जो है आपका क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही जवाब। क्लोरोफिल निर्माण के लिए आवश्यक तत्व क्या क्या होता है? लोहा और मैग्नीशियम होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, पौधों की आयु का पता लगाया जाता है। पौधों की आयु का
पता लगाया जाता है। अब मैं यहाँ पे आपको ये ऐसे भी बता सकता हूँ कि पेड़ों में जो उपस्थित वार्षिक वलय होता है ना, जो वार्षिक वलय होता है उसे गिनकर पता लगाया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन जो दे रखे हैं उनमें से आपका सही जवाब क्या होगा? तो देखो, डेंटोक्रोनोलॉजी, डेंटोक्रोनोलॉजी जो है ये होता है ऑप्शन सी, ठीक है ना, आपका सही जवाब। पौधों की आयु का पता लगाने का जो है वो डेंटोक्रोनोलॉजी द्वारा लगाया जाता है, जो वार्षिक वलय होते हैं पेड़ों में उपस्थित उन्हें गिन के। और देखो यहाँ पे मैंने ऑस्टियोलॉजी आपको उस दिन बताया था कि हड्डियों से संबंधित है ना, हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो ऑस्टियोलॉजी द्वारा किया जाता है। और कार्डियोलॉजी तो आप सभी को पता ही है कि भैया ये हृदय से संबंधित है ना, हृदय की जो समस्याएं होती हैं वो कार्डियोलॉजी द्वारा पता लगाया जाता है। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग क्या है? हरे पौधों में मुख्य प्रकाश संश्लेषण जो अंग है वो क्या होता है? पत्ती होती है, जड़ होता है, तना होता है या फूल होता है? तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर है वो क्या होगा दोस्त? तो यहाँ पे बिल्कुल आपका राइट आंसर पत्ती हो जाएगा, जो कि आपने ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब लगाया है। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे और देखते हैं हमारा अगला क्या है। हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में मुख्य घटक क्या है? हड्डियों एवं दांतों के निर्माण में जो मुख्य घटक है वो क्या होता है? तो देखो यहाँ पे कैल्शियम दे रखा है ना, तो कैल्शियम तो आपका सही जवाब हो ही जाएगा, जो कि आपने लगा भी दिया होगा। और देखो फास्फोरस जो होता है वो भी याद रखना, फास्फोरस भी होता है। तो कैल्शियम और फास्फोरस या फिर कैल्शियम ऑप्शन में दे दिया जाए तो आप बिल्कुल टिक कर देंगे, आपका जवाब जो है वो क्या हो जाएगा दोस्त? बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे 10 क्वेश्चन होने जा रहे हैं, आपके 10 में से 10 सही हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। और यहाँ पे जो नेक्स्ट पूछा जा रहा है वो ये पूछा जा रहा है कि मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक एक नई पुस्तक के लेखक कौन है? मेड इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड इंटरप्राइजेस नामक पुस्तक के लेखक पूछे गए हैं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने अमिताभ कांत जी को ऑप्शन ए टिक किया होगा, है ना, अमिताभ कांत जी। तो बिल्कुल आपका सही जवाब यहाँ पे हो जाएगा। और देखो विश्वनाथ आनंद जी से याद रखना, इनकी एक पुस्तक है कि माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस, है ना, माई बेस्ट गेम्स ऑफ चेस। तो ये भी आप याद रखेंगे, ठीक है ना। पीटी उषा जी से क्या याद रखेंगे? पीटी उषा जी की एक पुस्तक है जो कि ज़्यादातर पूछी जाती है, गोल्डन गर्ल। गोल्डन गर्ल जो है ये भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसको भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग है। मानव शरीर में आयोडीन की कमी से उत्पन्न रोग कौन सा होता है? तो भैया बिल्कुल देखो, जो ग्वाइटर होते हैं ना, ग्वाइटर आपने देखा होगा गले में फूल जाते हैं, तो ग्वाइटर जो होते हैं ये आयोडीन की कमी से होते हैं। आयोडीन जो है वो हमें सूर्य से प्राप्त होता है, सन से प्राप्त होता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आयोडीन जो है ना वो आप जो खाना खाते हैं ना उसी से प्राप्त होता है। लेकिन जो सेल्स होते हैं वो सूर्य की जब प्रकाश पड़ता है बॉडी पे तो उससे एक्टिवेट होते हैं, ठीक है ना। तो ये आप बता सकते हैं, हालांकि अगर पूछा जाएगा तो आप सूर्य को टिक कर देंगे। और यहाँ पे ऑप्शन सी जो है सही जवाब हो जाएगा। स्कर भी मैंने आपको बताया था कि विटामिन किसकी कमी से होता है? सी की कमी से होता है। और बेरी जो है वो विटामिन बी की कमी से होता है। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और अगर आप एसएससी जीडी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे, ठीक है ना। और मैं कोशिश करूंगा कि अब आपके लिए एसएससी जीडी की क्लास स्टार्ट की जाए। और देखो यहाँ दिया है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण है वो किस अनुच्छेद में, आर्टिकल में दिया गया है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो यहाँ पे आपका जो राइट है वो हो जाएगा अनुच्छेद 29। क्या हो जाएगा? अनुच्छेद 29। अगर आपसे पूछा जाता है कि संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप बताते 29 और 30 में। और देखो 30 में क्या दिया गया है? 30 में याद रखना, जो शिक्षा संस्थानों की स्थापना है ना, शिक्षा संस्थानों की जो स्थापना है वो दिया गया है, ठीक है ना। तो आप याद रखेंगे। और देखो अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार, है ना। संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो है, किसी के मूल अधिकार अगर खतरे में आ जाते हैं तो वो आर्टिकल 32 के तहत जा सकता है ना। तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में, तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे। तो बिल्कुल दोस्त, चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, निम्न में से प्रकाश की चाल न्यूनतम होती है। निम्न में से प्रकाश की जो चाल है वो न्यूनतम होती है, किस में होती है? तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आप क्या लगाएंगे? सही टिक। तो यहाँ पे ऑप्शन में एक हीरा दे रखा है, एक ठोस दे रखा है, तो ये तो हो जाएगा आपका बिल्कुल सही जवाब, है ना। ऑप्शन डी, ए और बी
जो ऑप्शन है दोनों आपके सही जवाब होंगे। यहाँ पे न्यूनतम पूछा है, कम। अगर ज़्यादा पूछता, सर्वाधिक पूछता तो ज़्यादा होता है किसमें, निर्वात में, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, है ना। प्रकाश की चाल निर्वात में सर्वाधिक होती है, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला राज्य कौन सा है। 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता वाला जो राज्य है वो यहाँ पे कौन सा है, आप क्या बताएंगे। तो देखो दोस्त, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, यहाँ पे आपको याद रखना, अगर राज्य पूछा है तो आपका हो जाएगा बिहार, है ना। बिहार की जो साक्षरता रेट थी वो कितनी थी 2011 में, 61.8%, है ना। 61.8% जो थी वो थी। सबसे ज़्यादा थी केरल की, किसकी थी, केरल की, कितनी, लगभग 94%। तो ये भी आप ध्यान रखना। लक्षद्वीप जो है ये केंद्र शासित प्रदेश है ना। ये जो आपका है लक्षद्वीप, ये आपका केंद्र शासित प्रदेश है, ठीक है ना। तो यहाँ से भी आप याद रखना, यहाँ पे आपका जो लक्षद्वीप है यहाँ पे सबसे ज़्यादा थी, कितनी, 91.8%। हाँ, इसकी थी 91.8%। ये केंद्र शासित था। और केंद्र शासित में सबसे कम जो थी वो थी दादर नगर हवेली की। दादर नगर हवेली की थी सबसे कम, कितनी, 76.2% के लगभग, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो जो राज्य थे उनकी भी यहाँ पे आपको पता लग गया, जो केंद्र शासित राज्य थे उनका भी पता लग गया, और सबसे ज़्यादा सबसे कम दोनों पता लग गए, ठीक है ना। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लो और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था। भाई, किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटाया गया था, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। तो यहाँ पे आपको देखो इस क्वेश्चन को ना थोड़ा ध्यान से समझना है कि पहले तो 44वें संविधान संशोधन द्वारा हटाया गया था। कौन सा, 44वें संविधान संशोधन द्वारा इसे हटाया गया था, ठीक है ना। ये आपको याद रखना है। इसे क्या किया गया, इसे कानूनी अधिकार कर दिया गया था, इसे मौलिक अधिकार से कानूनी अधिकार कर दिया गया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। पहले ये आर्टिकल 31 में दिया गया था, है ना, आर्टिकल 31 में दिया गया था। जब इसे कानूनी अधिकार किया गया तो ये फिर कौन से आर्टिकल में आ गया, 300A में आ गया, है ना। किस में आ गया, 300A में आ गया। तो ये आप ध्यान रखेंगे। अब ये किस में है, 300A में है, तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ पे देखो नेक्स्ट है हमारा, 4 पहिए वाला भारत के सबसे बड़ा 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। अब जो कार वगैरह आ रही हैं उनमें देखा होगा आपने, ग्रीन प्लेट लगी होती है पीछे, हरे कलर की प्लेट होती है ना, हरे कलर की प्लेट लगी हुई देखिए ना, तो वो क्या है, इलेक्ट्रिक व्हीकल है ना। तो ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। लेकिन 100 पॉइंट इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन का जो उद्घाटन है वो कहाँ किया गया, तो वो आपको ध्यान में रखना है भैया, गुरुग्राम या गुड़गांव, है ना। गुरुग्राम या फिर गुड़गांव आपको ध्यान रखना है। और कहाँ पर है ये, इसमें सेक्टर 52 में। कौन से सेक्टर में, सेक्टर 52 में स्थापित किया गया है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। यहाँ दिया है, समानता का अधिकार किस अनुच्छेद में दिया गया है। समानता का जो अधिकार है वो किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे। यहाँ पे आपको विशेष रूप से याद रखना है भैया कि जो समानता का अधिकार संविधान में दिया गया है वो अनुच्छेद 14 से 18 तक दिया गया है। कहाँ तक, 14 से 18 तक। 17 में आपका अस्पष्टता उन्मूलन है ना। तो ये सब समानता का अधिकार है। और देखो अनुच्छेद 19 और 22 में क्या दिया गया है, ये भी आपको पता होना चाहिए, स्वतंत्रता का अधिकार। कौन सा, स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है आर्टिकल 21 में दिया गया है। बोलने की स्वतंत्रता जो है 19 में दी गई है ना। भाषण एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो ऐसे याद रखना है। देखो 23 और 24 में आपके शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता, है ना, शोषण के विरुद्ध स्वतंत्रता। तो स्वतंत्रता जो है शोषण के विरुद्ध वो आपके 23 और 24, जैसे कि कोई बच्चा है 14 साल से कम का या 16 साल से कम का, वो क्या है, वो काम नहीं कर सकता है ना, किसी भी औद्योगिक उसमें कंपनियों में, है ना। तो ऐसे आप याद रखेंगे। और देखो संस्कृति एवं शिक्षा का अधिकार मैंने अभी आपको बताया था कि 29 एवं 30 में दिया गया है। और 32 में भी मैंने आपको बताया था संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है ना। तो ये सब आपको आर्टिकल अपने पता होने चाहिए, क्योंकि पेपर के अंदर कोई भी आर्टिकल आपसे पूछा जा सकता है।
और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है? किस देश के संविधान से समवर्ती सूची का जो प्रावधान है वो लिया गया है? तो आप यहाँ पे बताइएगा, यहाँ पे आपका सही जवाब क्या होगा। मैं चाहता हूँ कि ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपने इसका आंसर बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया सही किया होगा। इसका जो ऑस्ट्रेलिया जवाब है वो आपने बिल्कुल सही किया होगा। और देखो, जो आपातकालीन उपबंध है ना, आपातकालीन उपबंध जो कि आपके आर्टिकल 352 से 360 तक दिए गए हैं, है ना, तो ये कौन से देश से लिए गए थे? तो याद रखना, आपातकाल उपबंध जो हैं वो आयरलैंड से लिए गए थे। आपातकाल उपबंध आयरलैंड से लिए गए थे। और रूस के संविधान से आपका वो लिया गया था मौलिक कर्तव्यों को। मौलिक कर्तव्यों को कहाँ से लिया गया था? तो वो लिया गया था रूस के संविधान से। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है दोस्त, और चलना है अपने अगले प्रश्न की। और एसएससी जीडी की जो क्लास है वो बहुत जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ, क्योंकि आपको मैं प्रीवियस जो अभी हमारा पेपर हुआ था उसके भी क्वेश्चन मेरे पास काफ़ी हैं, वो भी मैं आपको सारे क्वेश्चन करवाऊंगा, उनसे संबंधित और क्या क्या आ सकता है वो सभी, ठीक है ना। तो आप मेरे साथ जुड़ जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, और इस क्लास को एक बार मेरे सभी दोस्त नए जो जुड़े हैं सभी लाइक वाला बटन जरूर दबाएंगे, और पुराने सभी दोस्त तो लाइक करते ही हैं। और अगर हो सके तो दोस्त थोड़ा सा यार शेयर कर देना। आप लोग थोड़ा शेयर करने में कंजूसी कर रहे हो, है ना, तो दोस्त कंजूसी नहीं करनी है, बढ़िया से शेयर कर दो। और यहाँ पे देखो प्रश्न दिया है कि मेढक में श्वासन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वासन जो है वो किस अंग द्वारा होता है? तो भैया देखो, त्वचा, फेफड़े और मुंह की परत, मतलब ये सभी, है ना। यहाँ पे मुंह की परत की जगह आपको वो भी लिखा हुआ मिल सकता है क्लोमो। क्या? क्लोमो। तो क्लोमो भी याद रखना है, ठीक है ना। अगर मुंह की परत ना लिखा, क्लोमो लिख दिया, तो आप फिर ऐसा मत करना कि जो टिक है वो किसी और को कराए। तो क्लोमो आप याद रखेंगे, और यहाँ पे सही जवाब जो है वो ये सभी हो जाएगा आपका। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। गोबर गैस में कौन सी गैस होती है? देखो, गोबर गैस हो गई, और आपका वो हो गया धान का खेत हो गया, और गाय की जुगाली करने से कौन सी गैसें निकलती हैं? वो निकलती हैं आपकी मीथेन। तो यहाँ पे सही जवाब ऑप्शन डी जो है वो हो जाएगा आपका बिल्कुल राइट आंसर। ऑक्सीजन वायुमंडल में कितना पाया जाता है? 21% पाया जाता है। और नाइट्रोजन कितना पाया जाता है? 78% पाया जाता है। आर्गन कितना पाया जाता है? बताओ भाई, आर्गन बताओ कितना पाया जाता है? तो याद रखना 0.93% पाया जाता है आर्गन, ठीक है ना। तो ये सब आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से रेडियम की खोज किसने की थी? रेडियम की जो खोज है वो किसने की थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो याद रखना, यहाँ पे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन तो दिया ही नहीं है। यहाँ पे सही जवाब आपका क्या होगा? हो जाएगा ये दोनों, है ना, ये दोनों। तो यहाँ पे याद रखना, देखो भैया ऑप्शन टाइप नहीं हुआ है, वैसे होना चाहिए था ए और बी दोनों। तो आप ध्यान रखना ए और बी, यहाँ पे मैरी क्यूरी और पियरे क्यूरी, ठीक है ना, रेडियम की खोज की थी इन दोनों लोगों ने। और देखो, अब जब यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया तो मैं थोड़ा डिटेल में समझाऊंगा ताकि आपको समझ आ जाए। देखो, इन्होंने इसकी खोज जो है वो याद रखना 1898 ईस्वी में की थी। कब की थी? 1898 में इसकी खोज की थी। इन्हें नोबेल पुरस्कार भी मिला था। कब मिला था? वो भी याद रखना 1911 में मिला था। कब मिला था? 1911 में मिला था। तो ये भी आप विशेष रूप से ध्यान रखेंगे दोस्त, ठीक है ना। और अगर कोई भी दिक्कत आ रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे हमारा जो अगला प्रश्न है वो दिया है कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है? वायुमंडल में जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कितने प्रतिशत पाई जाती है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका राइट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, 0.03%। कितना हो जाएगा? 0.03%, ठीक है ना। आर्गन मैंने अभी आपको बताया था, तो ये आर्गन आप ध्यान रखना, ठीक है ना। आर्गन आपका यहाँ से हो जाएगा, 21% आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, 78% आपका नाइट्रोजन हो जाएगा। तो ये सब आपको ध्यान में दोस्त विशेष रूप से रखना है। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। किस राज्य के चीकू को जीआई टैग दिया गया है? किस राज्य के चीकू को जीआई टैग दिया गया है? तो भैया कौन सा राज्य है? फटाफट देखो बताओ, ये आपको गलत नहीं करना है। यहाँ पे आपका जो सही जवाब है वो हो जाएगा महाराष्ट्र। क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र आपका हो जाएगा। और देखो, महाराष्ट्र के उसे भी तो मिला है बाड़ा कोलम चावल को, बाड़ा कोलम चावल। तो बाड़ा कोलम चावल को भी तो जीआई टैग मिला है ना। और देखो, जो बिहार है इससे याद रखना है, यहाँ की शाही लीची को मिला है। किसे?
शाही लीची को मिला है। तो शाही लीची भी आप याद रखेंगे, हाँ बना है, ठीक है ना, शाही लीची। और उत्तर प्रदेश की तो आपके तिरंगा बर्फी, कुल मिला के ऐसे समझो कि सबसे ज़्यादा जो जीआई टैग हैं, है ना, वो कौन से राज्य के पास है, वो है उत्तर प्रदेश। कितने हैं? 75, है ना, कितने हैं? 75 जीआई टैग है 2024 में। तो ये आप ध्यान रखेंगे अभी तक, है ना, तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। निम्न में से वेद समाज की स्थापना किसने की थी? निम्न में से वेद समाज की जो स्थापना है वो किसने करी थी? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो होना चाहिए केशव चंद्र सेन जी ने। किसने करा था? केशव चंद्र सेन जी ने वेद समाज की स्थापना करी थी। कब करी थी, कहाँ करी थी, ये भी सब आपको पता होना चाहिए। तो बिल्कुल दोस्त 1864 में करी थी। कब? 1864 में करी थी। और कहाँ पर करी थी? तो याद रखना भैया, मद्रास में करी थी। और देखो मेरा फ़ोन यहाँ पे डाउन होने वाला है ना, 20% बैटरी, ज़्यादा देर नहीं चलेगा ये। तो देखो इसीलिए मैं फास्ट कर रहा हूँ थोड़ा क्लास को। यहाँ पे देखो 1864 में मद्रास में करी थी, आप याद रखेंगे, ठीक है ना। राजा राम मोहन राय जी ने उसकी करी थी ब्रह्म समाज की। किसकी करी थी? ब्रह्म समाज की करी थी। कब करी थी? तो याद रखना ये 1828 में करी थी इन्होंने, है ना, ब्रह्म समाज की। आत्माराम पांडुरंग ने किसकी वो करी थी स्थापना? तो याद रखना भैया, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे जी ने किसकी करी थी? प्रार्थना समाज की, है ना, किसकी करी थी? प्रार्थना समाज की। तो ये भी आप याद रखेंगे, प्रार्थना समाज की, आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे, ठीक है ना। और ये कब करी थी? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, इन्होंने करी थी 1867 में। कब करी थी? 1867 में करी थी। तो यहाँ पे आपको ये भी देखो, केशव चंद्र सेन जी ने 1864 में मद्रास में करी थी वेद समाज की। ब्रह्म समाज की 1828 में करी थी राजा राम मोहन राय जी ने। और आत्माराम पांडुरंग और एमजी रानाडे ने प्रार्थना समाज की करी थी 1867 में। तो यहाँ से ये सब आपको याद रखना है, नोट करना है और चलना है अपने अगले प्रश्न पर। और पीढ़िया है, निम्न में से आक्रांता बाबर का वास्तविक नाम क्या था? निम्न में से आक्रांता बाबर का वास्तविक नाम जो था वो क्या था? तो याद रखना भैया, इसका नाम था जहरुद्दीन मोहम्मद। जहरुद्दीन मोहम्मद, ऑप्शन सी जो यहाँ पे है आपका क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और देखो यहाँ पे जो नसरुद्दीन मोहम्मद है ना, नसरुद्दीन मोहम्मद, ये था हुमायूं का नाम। किसका था? हुमायूं का नाम था, ठीक है ना। और देखो जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद, जलालुद्दीन मोहम्मद जो नाम था वो था अकबर का। किसका था? अकबर का नाम था। तो ये भी आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है ना। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पर। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? निम्न में से कुषाण वंश का जो संस्थापक था वो कौन था? तो याद रखना भैया, कुषाण वंश का संस्थापक था कुजुल कडफिंसिस। कुजुल कडफिंसिस, ऑप्शन बी जो यहाँ पे है आपका सही जवाब हो जाएगा। और ये जो कनिष्क था ये कुषाण वंश का शासक था। किसका? कुषाण वंश का। इसका रेशम मार्ग पर भी कब्जा था। तो ये भी आप ध्यान रखना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो यहाँ पे ऑप्शन सी में दे रखा है, यहाँ पे जो ऑप्शन सी में ये कुतुबुद्दीन ऐबक दे रखा है, ये याद रखना, ये गुलाम वंश का संस्थापक था। किसका? गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था कुतुबुद्दीन ऐबक। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्त। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, निम्न में से रत्नावली पुस्तक के लेखक कौन है? निम्न में से रत्नावली पुस्तक के जो लेखक हैं वो कौन है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो सोच समझ के थोड़ा जवाब करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो आपका सही जवाब है वो हो जाएगा हर्षवर्धन। कौन था भैया? हर्षवर्धन, ऑप्शन सी, है ना, आपका सही जवाब हो जाएगा, रत्नावली पुस्तक का लेखक। और देखो इनसे और याद रखना, एक तो इनकी थी नागानंद। कौन सी थी? नागानंद। तो नागानंद भी आपको याद रखना, यहाँ पे पूरा ना है, यहाँ पे आधा है, ठीक है ना, नागानंद। और दूसरा याद रखना प्रियदर्शिका। प्रियदर्शिका जो है ये भी याद रखना, हर्षवर्धन से संबंधित है। और देखो हर्षचरित के लेखक जो थे वो थे वाणभट्ट। हर्षचरित के जो लेखक थे वो थे वाणभट्ट। इन्होंने हर्ष की जीवनी लिखी थी, है ना। तो ये भी याद रखना। अर्थशास्त्र के जो थे वो थे आपके आचार्य चाणक्य जी। तो यहाँ से ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, सती प्रथा का अंत कब किया गया था? सती प्रथा का अंत कब किया गया था? मैंने आपको कई बार बताया है कि जब उन पे वो क्या नाम था, राजा राम मोहन राय जी ने देखा कि उनकी जो भाभी जी थी वो उनके भैया की चिता के साथ में बैठ गई और सती प्रथा का जो सिस्टम था उस हिसाब से चिता में ही समा गई, है ना। तो जब इन्होंने ये देखा तो इनके जो हृदय था बहुत ज़्यादा द्रवित हुआ, बहुत ज़्यादा उन्हें दुख हुआ कि ये गलत है
है ना, किसी बताओ किसी के साथ में जिंदा किसी को जलना पड़ रहा है, तो ये फिर गलत प्रथा है, तो इसका फिर अंत किया गया। और इसका जो अंत है वो किसने किसने किया था, तो याद रखना भैया, विलियम बेंटिंग और राजा राममोहन राय जी ने किया था 1829 में। कब करा था? 1829 में। तो ऑप्शन बी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 1830 में वो हुआ था, क्या कहते हैं, ठगी प्रथा का अंत। क्या? ठगी प्रथा का अंत। तो ये भी आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, सांची किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? सांची जो है वो किस कला व मूर्ति कला का निरूपण करता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? याद रखना, बौद्ध। किसका? बौद्ध। ऑप्शन ए जो यहाँ पे है वो आपका बिल्कुल हो जाएगा राइट आंसर। और मैं उम्मीद करता हूँ आपने बौद्ध ही टिक किया होगा। और चलते हैं इसके साथ में दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, हाल ही में स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? हाल ही में किसने स्टार स्पोर्ट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो याद रखना भैया, ऋषभ पंत को बनाया है। किसे बनाया है? ऋषभ पंत। ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सौरभ गांगुली जी से याद रखना, इन्हें बनाया है पश्चिम बंगाल ने अपने राज्य का ब्रांड एम्बेसडर। पश्चिम बंगाल, कोई याद कर रहा है। और देखो, पश्चिम बंगाल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया है सौरभ गांगुली को। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चल रहे हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। विक्रम संवत प्रारंभ कब हुआ था? विक्रम संवत जो है वो कब प्रारंभ हुआ था? देखो, हमारे जो कैलेंडर हैं वो शक संवत पर आधारित है ना, शक संवत पर आधारित है। यहाँ पे विक्रम संवत की बात की जा रही है। तो विक्रम संवत का आप क्या बताएंगे? तो विक्रम संवत याद रखना, यहाँ पे 57 ईसा पूर्व हो जाएगा, है ना। ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। और हमारा जो शक संवत है वो 78 ईसा पूर्व बना था, है ना। तो यहाँ से ये भी आप ध्यान में रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? दिलवाड़ा मंदिर जो है ये कहाँ पर है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? माउंट आबू में है ना। माउंट आबू कहाँ है भैया? राजस्थान में। तो याद रखना भैया, राजस्थान के माउंट आबू में स्थित है। 5 मंदिरों का एक समूह है। कितना? 5 मंदिरों का एक समूह है। तो ऐसे आप विशेष रूप से ध्यान में रखेंगे। और मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जंगल पाए जाते हैं, ये भी आपको पता होगा, है ना। तो बिल्कुल आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ पे दिया है कि निम्न में से तैमूर लंग ने किस वर्ष में भारत पर आक्रमण किया था? तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? तो याद रखना भैया, तैमूर लंग ने किया था 1398 में। कब करा था? 1398। ऑप्शन डी यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, सही जवाब हो जाएगा। देखो, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान जी के बीच में हुआ था। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना दोस्त। हो सकता है कि पेपर में पूछ लिया जाए। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, विद्युत धारा को मापने का यंत्र क्या है? विद्युत धारा को मापने का जो यंत्र है वो क्या है? तो यहाँ पे आप क्या बताएंगे? याद रखना भैया, एमीटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अमीटर हो जाएगा। हाइग्रोमीटर क्या है? हाइग्रोमीटर द्वारा क्या किया जाता है? तो याद रखना, ये जो वायु की आर्द्रता होती है ना, वायु की जो आर्द्रता होती है उसे नापता है। वायु की आर्द्रता को कौन नापता है? ये नापता है आपका हाइग्रोमीटर, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? स्वतंत्र रूप से लटका चुंबक किस दिशा में स्थित रहता है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, सोच समझ के इसका आंसर करना है। ए बी सी डी में से आपने कर दिया होगा आंसर। अब मैं बता रहा हूँ, अपना आंसर बस मैच करिएगा। उत्तर दक्षिण दिशा। क्या हो जाएगा? उत्तर दक्षिण दिशा। ऑप्शन सी यहाँ पे आपका जो है बिल्कुल राइट आंसर बन जाएगा। आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ दिया है, विश्व आर्थिक मंच WEF द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का स्थान क्या है? तो भैया, जो विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में भारत का जो स्थान है वो क्या है? तो आप यहाँ पे याद रखना। देखो, 2024 का है, इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और आपको पता होना चाहिए कि भारत की रैंक 63वीं थी। और ये जो 67वीं दे रखी है 2023 में थी, 2023 में थी, ठीक है ना। तो 67वीं आप याद रखेंगे। इसमें कितने देश शामिल होते हैं ये भी आपको पता होना जरूरी है। तो याद रखना, 120 देश शामिल होते हैं। कितने? 120 देश जो हैं वो शामिल होते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। देखो यहाँ पे दिया है, निम्न में से निशा निमंत्रण किसकी रचना है? निशा निमंत्रण जो है ये किसकी रचना है? तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? देखो, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। पहले तो आपको पता होना चाहिए कि ये हरिवंश राय बच्चन जी की है। किसकी?
हरीश वंश राय बच्चन जी, ऑप्शन सी यहाँ पे आपका सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। और इनकी और भी हैं, जैसे कि मधुशाला है, मधुबाला है, मधुकलश है ना। तो मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, देखो माँ से ही है सब, ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। इसका जो प्रकाशन है ना, निशा निमंत्रण का जो प्रकाशन है वो भी याद रखना है, कब हुई थी, तो 1938 में हुई थी। कब? 1938 में इसका प्रकाशन हुआ था, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। जयदेव जी से आपको बहुत अच्छे से याद होगा, वो क्या नाम है, गीत गोविंद, क्या है, गीत गोविंद। तो ये जयदेव जी से याद रखना। मैथिली शरण गुप्त जी से भी एक याद रखना। इनकी जो पुस्तक भारत भारती, कौन सी है, भारत भारती। देखो यहाँ पे पेन सही से काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे जो पेन है वो सही से काम नहीं कर रहा है। इनकी एक याद रखना, भारत भारती, ठीक है ना, भारती। तो ये आप याद रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने फिर अगले प्रश्न की तरफ। तो यहाँ दिया है, निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है। किस देश की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है, इनमें से आपको बताना है। तो यहाँ पे कोई 3 तो है, चौथा नहीं है। अगर पता होगा तो आप तुरंत लगा देंगे, नहीं तो यहाँ पे तुक्का लगाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं दोस्त, यहाँ पे तुक्का लगाने का कोई ऑप्शन है ही नहीं। तो भैया देखो, इराक की मुद्रा का नाम रियाल नहीं है, क्या है, दीनार है। तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। बाद बाकी ईरान, ओमान और कतर, इनकी जो आधिकारिक मुद्रा है वो आप याद रखेंगे, वो क्या है, वो हो जाएगी रियाल, ठीक है ना दोस्त। तो बिल्कुल आपको समझ आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है। किसी बिलियन का जो पीएच मान है वो 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है। वो बिलियन कैसा होता है, तो आप क्या बताएंगे। मैंने आपको बताया ना, पहले तो आप ये बताओ कि जो पीएच मान नापने वाली स्केल होती है उसकी रीडिंग कितने से कितने तक होती है। देखो 0 से 14 तक होती है, कितनी, 0 से 14 तक, और बीच में सेंटर होता है 7। 7 का मतलब होता है उदासीन। 7 का मतलब क्या होता है, उदासीन, ठीक है ना। अब यहाँ पे पूछा है कि किसी बिलियन का पीएच मान 7 से कम होने पर वह बिलियन होता है। तो वह बिलियन क्या होगा, यहाँ पे आपको ये बताना है। तो देखो, अम्लीय होगा जो 7 से कम होगा, और क्षारीय होगा जो 7 से ज़्यादा होगा, ठीक है ना। तो जैसे अम्लीय में आपका क्या क्या आ जाएगा, अम्लीय में आपका क्या क्या आ जाता है, जैसे कि आपका छिरका आ जाएगा, दही आ जाएगा, इमली आ जाएगी, आंवला आ जाएगा, है ना। और क्षारीय में आपका चाय आ जाता है, कॉफ़ी आ जाता है। तो ये सब आप ध्यान रखेंगे। और उदासीन अगर पूछ रहे हो तो याद रखना, जो आपका शुद्ध वाटर होता है वो आपका उदासीन होता है, ठीक है ना। 7 होता है, कैसा लगता है, देखो पिया होगा बिल्कुल, किसी भी तरीके ना खारा होगा ना वैसा होगा, है ना, उदासीन होता है। देखो यहाँ पे दिया है कि 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा। भैया किस 2011 की जनगणना अनुसार किस राज्य का लिंगानुपात सबसे कम रहा है। तो भैया वो कौन सा राज्य है बताओ। याद रखना, हरियाणा है। कौन है, हरियाणा। यहाँ 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं थीं, है ना। भैया लिंगानुपात का ऐसे तो पता लगता है ना कि महिलाओं की संख्या क्या है, कम है या ज़्यादा। तो याद रखना भैया 877 महिलाएं, तो यहाँ पे जो सबसे कम रहा। और देखो केरल जो है, केरल हर मामले में ज़्यादा था, है ना। लिंगानुपात में भी पहले नंबर पे है कि 1000 पुरुषों पर कितनी महिलाएं हैं, 1084 महिलाएं। कितनी, 1084 महिलाएं। अब देखो यहाँ पे पुडुचेरी जो दिया है, पुडुचेरी ये आपका पहले तो केंद्र शासित राज्य है ना। यहाँ पे याद रखना, केंद्र शासित राज्य में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाएगा तो पुडुचेरी का रहा। कितना, 1000 पर 1037 महिलाएं थी यहाँ, 1037 महिलाएं थी। और देखो सबसे कम अगर पूछा जाएगा तो किसमें, केंद्र शासित प्रदेशों में, तो सबसे कम जो है वो याद रखना किसका था दोस्त, वो किसका था, याद है, दमन और दीव का। कितना, 618। कितना, 600, मतलब कि 1000 पुरुष पे 618 महिलाएं। तो ये सबसे कम रहा था दमन और दीव का। पुडुचेरी सबसे ज़्यादा, और वैसे आपका हरियाणा और राज्य में, और केरल जो है वो सबसे ज़्यादा। तो बिल्कुल दोस्त चलते हैं, यहाँ पे आपने सब समझ लिया होगा बेहतर तरीके से। और यहाँ पे अगला हमारा जो है प्रश्न कि निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं। निम्न में से कौन भारत का अंतरिक्ष मंत्रालय संभालते हैं। तो भैया याद रखना, ये किसके अंडर में आता है, तो आता है हमारे प्रधानमंत्री जी के। किसके अंडर में आता है, प्रधानमंत्री जी के अंडर में आता है अंतरिक्ष मंत्रालय। तो आप याद रखेंगे, ठीक है ना। और देखो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि पहला भारतीय अंतरिक्ष यान कौन सा था। तो याद रखना भैया वो था आपका आर्यभट्ट। कौन सा था, आर्यभट्ट था। तो आर्यभट्ट को आप जरूर याद रखेंगे, ठीक है ना, आर्यभट्ट। और दूसरा यहाँ पे याद रखना, इसे कब लॉन्च किया गया था, है ना, आर्यभट्ट को कब लॉन्च किया गया था। तो याद रखना इसे लॉन्च किया गया था 19 अप्रैल को, 19 अप्रैल, और वो सन थी 1975, है ना, 1975।
1975, 19 अप्रैल 1975 को ये आर्यभट्ट जो है इसे लॉन्च किया गया था। ये भारत का पहला अंतरिक्ष यान था, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया, भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? भारत के मिसाइल मैन ऑफ इंडिया, या दूसरा है या नहीं कह सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि रॉकेट मैन ऑफ इंडिया अलग है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया अलग है, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया पूछा गया है, तो हम तुरंत बता सकते हैं ऑप्शन बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जी, है ना, हमारा बिल्कुल सही जवाब हो जाएंगे। अब यहाँ पे याद रखना, अगर आपसे रॉकेट मैन पूछा जाएगा तो K Sivan हो जाएंगे। रॉकेट मैन जो है वो कौन थे? वो आपके K Sivan हो जाएंगे सही जवाब। तो बिल्कुल दोस्त आपने नोट कर लिया होगा। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 कहाँ आयोजित होगा? 16वां पुरुष हॉकी विश्व कप 2026 जो है वो कहाँ आयोजित होगा? 2026 का है भैया, देखो इंपॉर्टेंट है, याद रखना, बेल्जियम और नीदरलैंड। तो यहाँ पे आपका देखो, यहाँ भी A और B दोनों सही जवाब हो जाएंगे। यहाँ भी ऑप्शन नहीं दिया है ना, ये थोड़ा मिस्टेक है, A और B दोनों, तो ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। A और B दोनों यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और देखो उड़ीसा में पता है कौन सा हुआ था? उड़ीसा में हुआ था 15वां। कौन सा हुआ था? 15वां। और 16वां जो है बेल्जियम और नीदरलैंड में होगा। तो A और B यहाँ पे जो ऑप्शन दे रखा है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आज थोड़ा पता है ये यहाँ पे ऐसी मिस्टेक क्यों आ रही है कि थोड़ा सा जल्दबाजी में काम किया गया है ना। मुझे पता है कि मुझसे ये गलती मुझसे ही हुई है और इसे मैंने जल्दबाजी में ये गलती कर दी। यहाँ पे देखो 44वां क्वेश्चन कहाँ गया? 43 और 44, 44वां क्वेश्चन ही नहीं टाइप किया है। सबसे बड़ी गलती तो ये कर दी है ना। तो यहाँ पे चलो वो छोड़ो, 45वां जो है वो याद रखो कि घरों में फ्यूज किस क्रम में जोड़े जाते हैं? घरों में जो फ्यूज हैं वो किस क्रम में जोड़े जाते हैं? तो याद रखना भैया, श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। कौन से क्रम में जोड़े जाते हैं? श्रेणी क्रम में जोड़े जाते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। तो चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न की तरफ और देखते हैं हमारा अगला क्या है। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का प्रकाश का स्रोत क्या है? सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का जो स्रोत है वो क्या है? देखो सूर्य जो है वो नाभिकीय संलयन पर कार्य करता है, मैंने पहले भी आपको बताया। हाइड्रोजन बम भी आपका नाभिकीय संलयन पर काम करता है और नाभिकीय विखंडन पर आपका परमाणु बम काम करता है। तो यहाँ पे याद रखना, नाभिकीय संलयन क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। सूर्य एवं तारों से प्राप्त ऊर्जा का जो प्रकाश का स्रोत है वो आपका नाभिकीय संलयन होता है, ठीक है ना। तो आप ध्यान रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ताप का SI मात्रक क्या होता है? ताप का SI मात्रक यहाँ पे पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे? ध्यान रखना भैया, इसका केल्विन होता है। क्या होता है? केल्विन, ऑप्शन A होता है। जूल किसका होता है? जूल। तो जूल देखो, एक तो याद रखना भैया कार्य का होता है ना, कार्य का जूल होता है और उसका होता है ऊष्मा का होता है, ठीक है ना। ऊष्मा का जो मात्रक है वो भी जूल होता है ना। वोल्ट किसका होता है? तो ये विद्युत विभवांतर का जो मात्रक होता है, विद्युत विभवांतर का, वो होता है आपका वोल्ट, ठीक है ना। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और चलते हैं इसके साथ में अपने अगले प्रश्न पे। देखो यहाँ दिया है, केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? केंद्र सरकार का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? तो आप क्या बताएंगे? तो यहाँ पे थोड़ा सोच समझ के जवाब करना दोस्त, गलत नहीं टिक करना है, ठीक है ना। समझ नहीं आ रहा कोई बात नहीं, नोट करो, भारत के महान्यायवादी जी। क्या? ऑप्शन सी, भारत के महान्यायवादी जी होते हैं। देखो मैंने बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करा आपका। अगर वाकई में आप अपने भाई से सच में हेल्प करना चाहते हो, अपने भाई से लगाव है आपको, तो थोड़ा सा क्लास को शेयर जरूर करेंगे आप, ठीक है ना, अपने दोस्तों के साथ में कर देंगे। और चलते हैं दोस्त अपने अगले प्रश्न पे। तो यहाँ दिया है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष के रूप में, ये तो मैंने अभी आपको जल्दी में बताया था, है ना। तो यहाँ पे याद रखना भैया, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी, ऑप्शन सी यहाँ पे क्या हो जाएगा? आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और देखो स्थायी अध्यक्ष पूछे जाएंगे ना, स्थायी अध्यक्ष, तो स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और देखो भीमराव अम्बेडकर जी जो थे, ये प्रारूप समिति के, है ना, प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? वो आपके डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हो जाएंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की प्रेरणा किस देश के संविधान से ली गई? तो बिल्कुल सोवियत संघ, यहाँ पे ज़्यादा सोचना ही नहीं है, ये तो हम लोग पहले ही आपको बता चुके हैं ना। और ये 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में जोड़ा गया था, है ना। 1976 में वो थी स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पे, स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन द्वारा। तो ये भी आप ध्यान रखेंगे। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, कैसे रहे आज के क्वेश्चन? और मिलते हैं दोस्त नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रश्नों के साथ में। तब तक मेरे सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद।